हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंकित। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2019 का ईवीएस का पेपर सॉल्व करने वाले जो 8 जनवरी 2020 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास 1 to 5 वाला ईवीएस का एग्जाम पेपर है जो हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई से थाड़े के बीच। कहाँ चली थी फ्रेंड्स? बम्बई से थाड़े के बीच चली थी। भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई थी। यह दूरी 34 किलोमीटर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है फ्रेंड्स? सोनपुर में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। यह विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है। हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। कभी कभी क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछ लेता है कि हाथी बाजार किस मेले का प्रमुख आकर्षण है, तो किस मेले का है फ्रेंड्स? सोनपुर मेले का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1961 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी की स्थापना 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा में लिए गए निर्णय के साथ हुआ। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के तरीकों की तलाश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्टिकल 14 और 18 यानी कि अनुच्छेद 14 और 18 में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस में मिलता है? 14 और 18 में मिलता है। आर्टिकल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है फ्रेंड्स? 6 मौलिक अधिकारों का। और ये अधिकार कौन कौन से? समानता यानी कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 अनुच्छेद। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 32। ये 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है संविधान के तीसरे भाग में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो लचीला संविधान कहाँ पर लागू है फ्रेंड्स? यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान प्रकृति में लचीला है और उसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। वहाँ सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से हो जाते हैं जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। भारत का संविधान कठोर तथा लचीला दोनों है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो रेंडियर पाया जाता है फ्रेंड टुंड्रा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। रेंडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। रेंडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई के काम में आते हैं। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेंडियर की खाल पहनते हैं तथा भोजन के रूप में रेंडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपास। जो कंपास है वो एक शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है फ्रेंड्स। चलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं? पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील कंपास और वेनेजुएला जो है लानोस में है। ठीक है, वेनेजुएला में क्या है? लानोस है। तो ये जो हमारा कंपास है ये कहाँ का है? कौन सा घास स्थल है? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, और जो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है वो अर्जेंटीना में है पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड
और मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग माइंड में बिठा लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, क्योंकि तराई उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और उत्तराखंड दोनों में ही, आयोग ने भी इसका जो आंसर है वो ये दोनों ही माने हैं फ्रेंड्स। थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है जो पश्चिम में नैनीताल, उत्तराखंड से लेकर पूर्व में देवरिया जनपद तक पाई जाती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। यह दीपावली के त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आयोग ने जो इसका उत्तर माना है ए और बी दोनों को माना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेणु का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कहाँ पर है फ्रेंड्स? पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। इस संस्था में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, 1/3 से कम ना हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त पंचायती एवं अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी कि संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगने के आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 अहर्ताएँ निर्धारित किया और वो अहर्ताएँ कौन कौन सी हैं? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करना है? सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल करते हुए सही कूट चुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। तो इसमें हमें मिलान करना है फ्रेंड्स। तो हमारा जो इंडियन यूनियन यानी कि भारतीय संघ है वो उसके अंतर्गत कौन आता है? तो उसके अंतर्गत जो आता है वो होता है प्रधानमंत्री, इसका पहला वाला हो जाएगा। और राज्य के अंतर्गत हो जाएगा हमारा ये वाला तीसरा राज्यपाल। ठीक है, और सी वाला जो है हमारा नगर निगम, इसका हो जाएगा मेयर और ग्राम पंचायत का हो जाएगा सरपंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1342। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल 1959। अनुच्छेद
356 का प्रथम प्रयोग 1959 में केरल में हुआ था। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य की संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, ये सभी जो कर हैं वो नगर निगम द्वारा लगाए जा सकते हैं। नगर निगम सर्वोच्च शहरी स्थानीय व्यवस्था है। प्रायः 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। हर नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है जिसे मेयर या महापौर कहते हैं। नगर निगम शहर में निजी मकान या ज़मीन पर गृह कर लगाती है। नगर निगम चुंगी कर भी लगा सकती है। इन करों के अलावा किसी भी मनोरंजन पर टैक्स या कर ले सकती है, जैसे फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है, तो वह कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एखोर्निया क्रॉसिपस जलकुंभी। ठीक है, एखोर्निया क्रॉसिपस जलकुंभी पानी में तैरने वाला एक समस्याकारी तेजी से फैलने वाला जलीय खरपतवार है। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विषाणु को जैविक और अजैविक के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विषाणुओं के बीच जैविक और अजैविक कड़ी किसे माना जाता है, जैविक और अजैविक के बीच संयोजक कड़ी किसे माना जाता है, तो विषाणु इसका आंसर हो जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब विषाणु के अजैविक लक्षण कौन से हैं? विषाणुओं को बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित करके निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में बंद करके रखा जा सकता है, फिर भी क्रिस्टल प्रभावी अथवा संक्रामक बने रहते हैं। और विषाणु के जैविक लक्षण कौन से हैं? वायरसों में माप, आकृति एवं संरचना के लक्षण निर्जीव वस्तुओं की भांति अनिश्चित न होकर सजीवों की भांति निश्चित एवं स्थायी होते हैं तथा सजीव तंत्रों के संगठन में भाग लेने वाले विविध पदार्थों में से ही 2 प्रमुख पदार्थों के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है एथिलीन। एथिलीन ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। एथिलीन गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, तो वह कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्लॉस्ट्रीडियम क्या है? एक ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है। यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक जैसे नाइट्रेट में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, जबकि राइजोबियम सहजीवी के रूप में लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे जैसे मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं में भी वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की सामर्थ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का DNA कोशिका में
सामान्य रूप से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डीएनए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब वीडीएनए कहते हैं। वीडीएनए सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? तो अचल जीव का उदाहरण है फ्रेंड्स यूप्लैक्टेला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूप्लैक्टेला पोरीफेरा संघ का जंतु है। ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होते तथा किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं। इसे वीनस की फूलों की टोकरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीनो अम्ल। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल प्रोटीनों के निर्माण की इकाई होते हैं। प्रोटीनों में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लगभग 20 अमीनो अम्ल प्रायः सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं। अमीनो एसिटिक अम्ल CH2H2COOH ये इसका सूत्र है फ्रेंड्स। सबसे सरल अमीनो अम्ल है। इस अम्ल को ग्लाइसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तारककाय। तारककाय अंगक जो है वो पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है। तारककाय पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यह जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तारककाय के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक को सेंट्रियोल और दूसरे को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रोस्फीयर कोशिका विभाजन में मदद करता है, जबकि लवक, रिक्तिकाएं तथा सेल्यूलोज कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है फ्रेंड्स? यकृत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। यह विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। पित्त का लगातार श्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य होता है। यकृत का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का लगातार श्रावण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है फ्रेंड्स? सारस क्रेन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक पढ़ लेते हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी हम लोगों ने पढ़ लिया सारस क्रेन है। राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण। ठीक है, पूर्वा जो है वो ग्रामीण अधिवास में शामिल है। पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। इसके अलावा ग्राम फार्म स्टेट भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। पूर्वा अधिवास गांवों में कई छोटी इकाइयों में प्रकीर्ण रूप से बसे रहते हैं। ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है, जो आधार से 5882 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है फ्रेंड्स? तो मुंबई तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर अवस्थित है। यह द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसमें गुफा मंदिर एलिफेंटा गुफा है, जिसे चट्टानों से उकेरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है।
कितनी वर्षा होती है? 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर मानसूनी वन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ही मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में साल, सागौन, आवनूस, शीशम, चंदन, पीपल, शहतूत, अर्जुन आदि के वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है। कार्बी एंगलोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।